हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ देख रहे हैं ब्रिज कोर्स बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। ऐसे ही बायोलॉजी का पार्ट 1 पार्ट 2 भी अपलोड हो गया है। यहाँ पर केमिस्ट्री का पार्ट 1 देख रहे हैं, केमिस्ट्री पार्ट 2 कल आएगा, उसके बाद फिजिक्स भी आएगा। जो बच्चे 10th से 11th अभी जा रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 8th 9th 10th का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हम लेंगे, जो आपको 11th में डेफिनेटली 110% काम आने वाला है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। ऑल्सो केमिस्ट्री बहुत बच्चों को टफ जाती है, केमिस्ट्री की यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक्स देख रहे हैं, तो एक बार कमेंट में केमिस्ट्री की जय, केमिस्ट्री की जय इतना लिख कर चले जाना। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेसिक्स से देखने वाले हैं, ठीक है। मुझे बताइए, पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है सब कुछ मैटर का बना हुआ है। पदार्थ, मैटर। मैटर किस चीज से बनता है? एटम्स से बनता है। तो एटम्स से रिलेटेड हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, पूरा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत कहां से हुई, कौन सी थियरीज आई, सब कुछ हम देखने वाले हैं। डाल्टन की थियरी, थॉमसन की थियरी, रुदरफोर्ड थियरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो शुरुआत है, कहानी की जो शुरुआत है वो कहां से हुई, वो हम देखने वाले हैं। फिर थोड़ा पीरियोडिक टेबल भी लेंगे, बहुत सारी बेसिक बातें करने वाले हैं। वीडियो लाइक करते जाना, अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक करते जाना। शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत मैं बहुत पहले लेके जाऊंगा आपको। मैं आपको लेके चलता हूं 600 BCE, बिफोर कॉमन एरा, मतलब आज से 2600 साल पहले की बात है। महर्षि कणाद, इन्होंने क्या बताया? सबसे पहली जो थियरी थी, एटॉमिक थियरी, वो इन्होंने दी थी। इन्होंने बोला कि अगर आप मैटर को, पदार्थ को डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो इट विल रीच स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटे 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 पार्टिकल उसके होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, एंड एक ऐसा पॉइंट आएगा, इट विल रीच द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक ऐसा स्टेज आएगा जब आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल पे पहुंचोगे और उसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। उस पार्टिकल को इन्होंने परमाणु बोला था। तो ये जो शब्द है ना, परमाणु, परमाणु बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये शब्द परमाणु आज से 2600 साल पहले महर्षि कणाद ने दिया था, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स भी आए, उन्होंने भी अपनी कुछ थियरी बताई एटम के बारे में, ठीक है। तो यहां पर आते हैं दो साइंटिस्ट, दो फिलोसोफर्स, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन्होंने क्या बोला? सेम चीज, लेकिन इन्होंने अपने भाषा में बताया। जो महर्षि कणाद बोल के गए थे वही बताया कि आप मैटर को डिवाइड करते जाओ, इट विल रीच स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल का स्टेज आ जाएगा, फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल। एंड इन्होंने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या नाम दिया? एटम। डेमोक्रिटस जो थे, उन्होंने एटम ये शब्द हमें दिया। और ये बात कब हुई थी? ये हुई थी 430 BCE। मतलब सबसे पहली जो एटॉमिक थियरी है वो हमारे इंडियन साइंटिस्ट महर्षि कणाद, इन्होंने दी थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद थोड़ा और काफी सदियों बाद, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, यहां पर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने फाइनली रिकॉग्नाइज किया कि एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस क्या है। एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है। 118 एलिमेंट हमने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में। वही एलिमेंट अलग अलग प्रोपोर्शंस में, रेशियोज में कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। तो ये जो डिफरेंस होता है एलिमेंट एंड कंपाउंड का, ये रिकॉग्नाइज हुआ। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों को खुजली था, तो दे बिकेम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ एंड व्हाई एलिमेंट्स कंबाइन। एलिमेंट कंबाइन होते हैं, लेकिन काहे को होते हैं, क्या रीजन है कॉम्बिनेशन का, और कैसे होते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन दे कंबाइन, है ना। क्या होता है, कैसे होता है, हर चीज का चुल था, खुजली था, डिस्कवर करना था, ठीक है। तो यहां पर आते हैं हमारे साइंटिस्ट एंटोइन एल लेवोइजियर। इन्होंने एक और साइंटिस्ट के साथ मिलकर हमें 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए। वो दोनों लॉज भी आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वेर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशन डन बाय लेवोइजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर हमें 2 लॉज दिए केमिकल कॉम्बिनेशन के। कौन से लॉज हैं? सबसे पहला लॉ बहुत ही पॉपुलर लॉ है, 8वीं में आप पढ़ते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके पहले भी पढ़ा होगा शायद, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में ना तो कोई नया एटम क्रिएट होता है, ना तो कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। जितना मास पहले था रिएक्शन के पहले, उतना ही मास बाद में भी होता है। यही मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। सिंपल बताता हूं, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। एटम को तोड़ नहीं सकते, ऐसा बोला गया है। दे कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्शन होने के पहले, मुझे बताइए, ये रिएक्टेंट है, यहां पे आपको 3 एटम दिख रहा है। रिएक्टेंट का कितना एटम है? 3 एटम, ए बी सी। तो रिएक्शन के बाद भी जब प्रोडक्ट बनेगा, उधर भी 3 ही एटम है,
क्या कोई नया एटम क्रिएट हुआ? नहीं। क्या कोई एटम टूटा, डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं। जितना पहले था रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट में, उतना ही बाद में भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली LHS शुड बी इक्वल टू RHS। इसलिए अगर आपका रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हमें बैलेंस करना पड़ता है ताकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेंटेन हो पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंपल हिसाब बता रहा हूं, जितना रिएक्टेंट है, जितना मास रिएक्टेंट में है, उतना ही मास आपको आगे प्रोडक्ट में भी आना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब क्या? अ केमिकल कंपाउंड always contains the same elements in the same fixed proportion by mass regardless of the source or method of preparation। सिंपल बात बताऊंगा, मेरे पीछे पानी का झरना आपको दिख रहा है, बहता हुआ पानी। पानी आप कहीं से भी ले लो, चाहे वो नदी का हो, लेक का हो, रिजर्वायर का हो, ग्राउंड वाटर हो, रेन वाटर हो, आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाके पानी देख लो, आप किसी दूसरे गैलेक्सी में जाके पानी देख लो, कहीं का भी पानी ले लो आप, पानी का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? H2O, यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, वाटर विल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो पानी का कंपाउंड है उसमें हमेशा आपको सेम एलिमेंट ही मिलेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलेगा इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब क्या? यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है बाय मास कितना है? 1:8। सर इसका क्या मतलब है? प्रोपोर्शन बाय मास, इसका क्या मतलब है? सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक कटोरे में, एक वाटी में 9 ग्राम पानी लिया। कितना? 9 ग्राम पानी। तो उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। 9 ग्राम पानी में 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम ऑक्सीजन है। कैन आई से 1:8 का रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बाय मास। सिंपल कहानी बता रहा हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो। मान लेते हैं आपने 27 ग्राम वाटर लिया। चलो एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, 27 ग्राम वाटर लिया, तो उसमें 1:8 के हिसाब से मुझे बताओ, कैन आई से 3 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा एंड कितना बच्चा? 24 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। ऐसा हिसाब रहेगा। तो हमेशा जो भी आप पानी लेते हो, जितना भी आप पानी लेते हो, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन क्या है? 1:8 बाय मास। कुछ और एग्जांपल्स आपको यहां पे देता हूं। मान लो आपने अमोनिया ले लिया। अब यह अमोनिया कहीं का भी हो, अर्थ का हो, मून का हो, मार्स का हो, किसी और प्लैनेट का हो, किसी और गैलेक्सी का हो, किसी और सोलर सिस्टम का हो, किसी और यूनिवर्स का हो, जाने दो, मल्टीवर्स में नहीं जाएंगे, यहां पे अपने यूनिवर्स की बात करते हैं। आप कहीं से भी ले लो अमोनिया, इसके अंदर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन बाय मास 14:3 रहेगा। मतलब आपने मान लेते हैं 17 ग्राम NH3 लिया, अमोनिया ले लिया 17 ग्राम, तो उसमें से 14 ग्राम नाइट्रोजन रहेगा एंड 3 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा। सिंपल कहानी बता रहा हूं। वैसे ही CO2 ले लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे 3:8 का रेशियो होता है बाय मास। तो आपने 11 ग्राम CO2 लिया, तो 3 ग्राम क्या मिलेगा आपको? कार्बन मिलेगा एंड कितना बचा? 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, वैसे ही 22 ग्राम ले लोगे तो 6 ग्राम कार्बन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। CH4 मीथेन की बात करते हैं, 3:1 का रेशियो होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो आपने 4 ग्राम ले लिया, जाने तो ज्यादा ले लो ना, थोड़ा आप ले लो 12 ग्राम ले लो, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4, 3, और ये कितना हो जाएगा? 8 कैसा? 9 होएगा ना? 9, हाँ 9:3। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, सॉरी। 12 ग्राम में 9:3 का रेशियो रहेगा, तो अल्टीमेटली 3:1 की बात हो गई है ना। इसको डिवाइड करो अगर आप 3 से, तो 3:1 आपको मिल जाएगा। 9 ग्राम कार्बन, 3 ग्राम हाइड्रोजन, ऐसा हिसाब रहेगा। सिंपल बता रहा हूं आपको, कोई भी आप कंपाउंड ले लो, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे बाय मास। यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ये 2 लॉ हमें लेवोइजियर एंड प्राउस्ट इन्होंने दिए। इसके बाद आती है थोड़ी एडवांस्ड थियरी ऑफ एटम, जो हमें किसने दी थी? डाल्टन ने। डाल्टन एटॉमिक थियरी 1808। और इन्होंने ये जो दोनों लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इन दोनों को यूज किया एंड फिर अपनी एटॉमिक थियरी दी 1808 में। इन्होंने क्या बोला कि एटम क्या है? एटम एक सॉलिड स्फीयर है, एक ऐसा गोला है, बस पूरा भरा हुआ, अंदर से भरा हुआ गोला है बस, अंदर बाकी कुछ नहीं है, एक भरा हुआ गोला।
इतना ही होता है, गोटी के जैसा होता है एटम, ठीक है। ऑल मैटर, जितना भी मैटर है, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। पहला पॉइंट, एटम्स आर इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको आप तोड़ नहीं सकते। हालांकि एटम डिविजिबल होता है, अंदर और भी चीजें होती हैं, एंड एटम को तोड़ा भी जा सकता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर में या फिर एक एटॉमिक बॉम्ब में, ये भी हम जानते हैं। लेकिन ये 1808 की बात है ना, तब थोड़ी पता था, तब तो बोल दिया कि एटम इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली अलाइक, मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो दुनिया में जितना भी हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन के एटम सेम होंगे। ऑक्सीजन की बात करें, दुनिया में जितना ऑक्सीजन है, सारे ऑक्सीजन के एटम सेम है। वैसे ही सारे सोडियम के एटम सेम है, सारे नाइट्रोजन के, कार्बन के, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं। सिंपल बात, अलग अलग एलिमेंट के एटम अलग होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। इतना कुछ कुछ बेसिक बताया, एंड और भी 2 बातें बताई कि जितना मास पहले था रिएक्शन में, उतना ही मास बाद में भी रहेगा। मतलब कोई भी एटम क्रिएट नहीं होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है एक केमिकल रिएक्शन में। एंड जो मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं, दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ये भी बताया, ठीक है। ये एटॉमिक थियरी 1808 में आई। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या बोला, एटम वाज इनडिविजिबल, मतलब उसके अंदर और कुछ नहीं, उसको काटो, काट ही नहीं सकते, काट ही नहीं सकते, उसके अंदर आप देख ही नहीं सकते, ऐसा बोला। इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, ऐसा बोल के गए थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई, तो दिस लेड टू द फेलियर ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। बिकॉज हमें पता है ना, अभी एटम के अंदर और भी चीजें हैं, हम एटम को तोड़ के अंदर घुस के देख सकते हैं, अंदर और भी चीजें होती हैं, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी बाद में हुआ, ठीक है। It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within the atom. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ, तो अभी उनका क्या अरेंजमेंट होगा ये जानना जरूरी है। तो अब आती है दूसरी थियरी, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये इन्होंने 1897 में दिया था। बाय द वे, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी है ये इन्होंने ही किया था, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। इन्होंने एटॉमिक मॉडल भी दिया एंड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी। इन्होंने क्या बोला कि एटम एक क्रिसमस पुडिंग के जैसा है, या फिर उसको आप प्लम पुडिंग भी बोल सकते हो, प्लम पुडिंग ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर क्रिसमस पुडिंग बोल सकते हो। इन्होंने बोला ऐसा होता है एटम, ऐसा। इसको और थोड़ा अंदर घुस के देखते हैं। तो ये जो पूरा एटम है, इसके अंदर ये पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। रुको अलग कलर से बताते हैं इसको। एटम जो होता है वो पूरा पॉजिटिव चार्ज का गोला है, पॉजिटिव चार्ज का गोला है, ठीक है। और उसके अंदर मुझे बताओ, जैसे यहां पे छोटी छोटी किशमिश आपको दिखाई दे रही है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स किशमिश की तरह पूरा जो आपका पुडिंग है, पूरा जो आपका एटम है, वो पॉजिटिव चार्ज का गोला है। इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर किशमिश की तरह इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। एक और एग्जांपल अगर आपको दूं, आपने वाटरमेलन देखा है, मान लो ये जो वाटरमेलन आप खाते हो ये पूरा पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ रहेगा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, एंड उसके बीच बीच में आपको जो ये सीड्स दिख रहे हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये जो सीड दिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ऐसा बोला। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस प्रकार से क्या समझ में आया? देयर इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड, स्टडेड मतलब किशमिश की तरह उसके ऊपर चिपके हुए हैं। नहीं समझे? पूरा गोला पॉजिटिव है, ऊपर 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 इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, ऐसा बोला। समझ में आई बात? इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडेड इन द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, एंड जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। एटम कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, ऐसा बोल के गए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। इन इट या फिर ऑन इट, पूरा पॉजिटिव गोला है, उसके ऊपर ऊपर किशमिश की तरह इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं, ऐसा बोला, ठीक है।
द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन वैल्यू, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसी बातें इन्होंने की, लेकिन ये भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? बिकॉज इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट थियरी, उसके बारे में बताऊंगा। बिफोर दैट हमारा बैच बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, क्लास 11th का बैच है। MHT CET का भी प्रिपरेशन रहेगा यहाँ पे साथ साथ में, PCM PCB PCMB उड़ान 3.0 बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। रेगुलर लेक्चर्स बैच में बहुत कुछ आपको मिलता है, लाइव क्लासेस मिलते हैं, सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, हर डिवाइस पे आपको एक्सेस मिल जाती है, रिकॉर्डिंग मिलेगी, कभी भी मिस हो गया रिकॉर्डिंग मिल जाती है। डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा किस पे? जूम पे, ये मैंने आपको बताया है। रिवीजन रहेगा जूम पे एग्जाम के पहले। पर्सनल मेंटरशिप, मुझसे आप बात कर पाएंगे, हमारे जो भी टीचर्स हैं आप उनसे बात करके आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी प्रकार का, वी आर ऑलवेज देयर विथ यू टू हेल्प यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों प्रकार की टेस्ट सीरीज रहेगी। सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज में आप लिखकर PDF बनाकर हमें दो, उसको चेक करके भी आपको दिया जाएगा, आंसर की भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में चेक करके भी आपको मिलेगा हमारे टीचर्स से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगी। शुभम सर फिजिक्स ले रहे हैं, मैं बायोलॉजी लूंगा, मारिया पटेल मैम है केमिस्ट्री लेंगे, योगेश सर मैथमेटिक्स हैं, खुशी दुबे मैम बायोलॉजी लेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो ये हमारी टीम ऑफ टीचर्स है। ज्वाइन कैसे करें बैच? आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इजी लर्निंग, इजी लर्निंग। इसके ऊपर आपको लाइव क्लासेस दिख रहा है, लाइव कोर्सेस, उसके अंदर आपको दिखेगा उड़ान 3.0, उसके अंदर बाय नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, और उसके अंदर आपको पे ऑनलाइन या फिर स्कैन QR, डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर QR दिखेगा, QR को स्कैन करके भी किसी दूसरे के फोन से भी पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, इसके ऊपर पेमेंट करके ये जो QR है स्क्रीनशॉट भेज सकते हो इस नंबर के ऊपर। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी नंबर पे कॉल करके। कोई भी आपको डाउट है बैच के रिगार्डिंग, क्या कैसा होने वाला है, क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एवरीथिंग यू कैन आस्क कॉल करके ये दोनों नंबर पे, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थियरी के ऊपर, रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है, 1911 में आई थी। सर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, he was interested in knowing how the electrons are arranged within the atom. सर थॉमसन, इन्होंने जो बात बताई कि गोले के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपके हुए हैं किशमिश की तरह, ये बात इनको हजम नहीं हुई। इन्होंने बोला मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में किस प्रकार से अरेंज्ड है, और ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, इसको बोलते हैं रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग, गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऐसा भी बोल सकते हो। बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, आइए समझते हैं डिटेल में। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आइए। तो यहां पे हमने लिया है एक लेड का शील्ड, एक डिब्बा लिया है लेड का, लेड समझते हो एक एलिमेंट है ना, लेड का शील्ड मेटल है, उसके अंदर हमने रखा है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होता है, सब बताता हूं। इसके अंदर मान लो हमने रेडियम लिया है, और भी कोई दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट आप ले सकते हैं, थोरियम ले सकते हैं, अमेरिसियम ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटेरियल आपने लिया, रेडियो एक्टिव मटेरियल में से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन 3 प्रकार का होता है, अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा, 3 प्रकार के रेडिएशंस निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपको बताता हूं। अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम न्यूक्लियस, मतलब मान लो He2+, हीलियम के ऊपर 2+ चार्ज आएगा। मुझे बताओ हीलियम का एटम कैसा होता है, न्यूक्लियस रहेगा, पहला शेल रहेगा। अब यहां पर मुझे बताओ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एंड इधर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास सिर्फ न्यूक्लियस बचेगा हीलियम का, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा, जिसके अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा, 2+, 2 प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हैवी पार्टिकल होता है, मतलब इट इज जस्ट हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल निकलने वाले हैं इस रेडियो एक्टिव मटेरियल में से, ठीक है। सामने यहां पे हमने एक गोल्ड फॉइल लिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है गोल्ड फॉइल, एंड गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द हमने एक
फ्लोरोसेंट मटेरियल रखा है, यहां पर जिंक सल्फाइड की आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। फ्लोरोसेंट क्यों बोलते हैं आपको बताता हूं। मतलब मान लो यहां से अल्फा पार्टिकल का बीम निकला, ठीक है, ऐसा अल्फा पार्टिकल आ रहा है 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 आ रहा है, गोल्ड फॉइल को चीरते हुए चला जाएगा एंड ये जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है उसके ऊपर जाके टकराएगा एंड उधर जाके वहां जाकर एक व्हाइट फ्लैश होगा। फ्लोरेसेंट मतलब क्या, चमकता है। जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिरता है तो वहां पर आपको एक फ्लैश दिखाई देता है, एक लाइट दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, ठीक है। इसको हम फ्लोरेसेंट मटेरियल बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। चलो इतना सेटअप आपको समझ में आ गया कि होने क्या वाला है। लेड का शील्ड डब्बा लिया, उसके अंदर रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा है, इट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, He2+, ठीक है। गोल्ड फॉइल रखी है, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल हमने रखा है गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द, ठीक है। अब देखो ये रही हमारी बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब रुथरफोर्ड भाई साहब ने क्या एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि सारे के सारे पार्टिकल गोल्ड फॉइल को चीरते हुए निकल जाएंगे और सामने आपको यहां पर फ्लैश दिखेगा, ठीक है। ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। थोड़ा थोड़ा डिविएशन दिखेगा, अल्फा पार्टिकल का जो बीम है वो थोड़ा थोड़ा हिलेगा, ज्यादा हिलेगा नहीं, सीधा सीधा जाके गोल्ड फॉइल के आर पार जाएगा एंड आपको चमक दिखेगी, फ्लैश दिखेगा फ्लोरोसेंट मटेरियल के ऊपर, ऐसा इन्होंने बोला था। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया आपको बताता हूं। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो फॉग जैसा होता है। पॉजिटिव चार्ज जो है, सर थॉमसन ने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज का गोला रहेगा। तो इन्होंने क्या इमेजिन किया कि वो जो गोला है ना वो फॉग जैसा है, नरम होता है, अल्फा पार्टिकल बुलेट के जैसे होते हैं, तो बुलेट की तरह इसमें से पास हो जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया था रुथरफोर्ड ने, ठीक है। तो मान लेते हैं ये फॉग क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है। ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, फॉग जैसा है, पतला पतला है, हल्का हल्का है एंड उसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का कलर अपन चेंज करते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन कौन सा, ब्लैक, ऐसे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसा है, फॉग जैसा है, पतला है, उसमें से अल्फा पार्टिकल चीरते हुए निकल जाएगा, ठीक है। अब डिविएशन क्यों आएगा मुझे बताओ। अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है एंड ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये नेगेटिव है। तो अगर ये अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के आसपास आता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो अल्फा पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा हिल सकता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। लेकिन उन्होंने सिंपल एक्सपेक्ट क्या किया था कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाएंगे, ये एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, ऐसी बातें हुई, ऐसी कुछ बातें हुई जिनसे हमारे रुथरफोर्ड भाई साहब चकाचौंध रह गए। उन्होंने क्या देखा कि 99.9% पार्टिकल सीधे सीधे पार चले जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल्स में हमें इस प्रकार से डिविएशन दिखाई देता है। ये भी एक्सपेक्टेड था, इलेक्ट्रॉन्स के आसपास आएंगे तो अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन दिखेगा, लेकिन लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है इस प्रकार से, कुछ पार्टिकल पीछे की तरफ भी आए, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। कुछ अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकरा के वापस आए, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एंड 1 आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स पूरा 180 डिग्री 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल पूरा वापस आया, रिबाउंड हुआ, 180 डिग्री रिटर्न आया। जो भेजी थी दुआ वो टकरा के आसमां से वापस आ गए, गोल्ड फॉइल से वापस आ गया टकरा के। तो दिस वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड, दिस वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। क्या ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को क्या पकड़ा था हमने, फॉग जैसा पकड़ा था, तो सारे के सारे पार्टिकल आर पार जाने चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिविएशन दिखेगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन वगैरह होगा, तो थोड़ा सा डिविएशन दिखेगा, लेकिन उसके अलावा इतना लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों दिख रहा है, पार्टिकल रिटर्न क्यों आ रहा है, 180 डिग्री वापस क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपनी थियरी दी, लेकिन इन द वर्ड्स ऑफ रुथरफोर्ड ये जो डिस्कवरी थी, दिस रिजल्ट
was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper. 15-inch shell क्या होता है पता है? ये ऐसी जो बड़ी बड़ी आर्टिलरी गन्स होती है ना, इससे शूट किए जाते हैं, ठीक है, आर्टिलरी गन से। 15-इंच का शेल, आपने ये शेल मान लो एक टिश्यू पेपर पे मारा एंड इट कम्स बैक एंड हिट्स यू, बाउंस होके वापस तुम्हारे ऊपर है, ऐसी बात हो गई, ठीक है। हंस के बोला रुथरफोर्ड ने मजाक में कि एक ऐसी बात हो गई, मजाक की बात हो गई, ठीक है। तो रिजल्ट क्या था, आइए समझते हैं। 3 कंक्लूजन है कि एटम के अंदर, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे चले गए। 99.9% पार्टिकल सीधे सीधे चले गए। तो इससे क्या पता चला, एटम क्या है, मोस्टली। एटम कितना एम्प्टी है पता है, कितना खाली है? मोर देन 99.9999% ऑफ द एटम इज खाली, कुछ नहीं, खाली जगह। न्यूक्लियस जो होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टकरा के इस तरह डिविएट हुए होंगे। मुझे एक बात बताओ, ये अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी कैसा है, पॉजिटिव है, प्रोटॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन, वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब जाएगा तो रिपल्शन की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हुआ होगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही छोटी जगह ऑक्यूपाई करता है। कितनी छोटी जगह ये भी बताऊंगा, ठीक है। ऐसा भी डिफ्लेक्शन हुआ होगा। फिर कुछ पार्टिकल हैं जो ऑलमोस्ट जाके, समझ लो ना, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, वो आपस में आके अपना सर पटकते हैं ठप करके, तो कैसा रिबाउंस होते हैं, बाउंस होते हैं ना वापस। इस प्रकार से कुछ हुआ होगा, हेड ऑन कोलिजन। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा हेड ऑन कोलिजन। अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन हुआ होगा, तब वो पूरा वापस भी आया। एंड कुछ ऐसा पार्टिकल होगा जो एकदम बराबर बीच में जाके लगा होगा, ऐसा लगा होगा कि पूरा 180 डिग्री रिटर्न आया, समझ लो ना, ये वाला, ये देखो, आया आया टप करके वापस गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर प्रॉपर हेड ऑन कोलिजन होता है न्यूक्लियस के साथ तो हमारा अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री वापस आता है। तो इन्होंने क्या बोला, ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास, एटम का जो मास है वो सारा का सारा मास एंड पॉजिटिव चार्ज, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। एकदम छोटी सी जगह में सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड मास कॉन्सेंट्रेटेड है। एंड उस छोटे से पॉइंट को न्यूक्लियस का नाम दिया गया। एंड जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पार्टिकल है, उसको प्रोटॉन बोला गया, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कंक्लूडेड, he also calculated that the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than that the radius of the atom. 10 to the power 5 मतलब क्या, 10 पावर 5 मतलब क्या, 1 2 3 4 5, 100 के बाद, सॉरी 1 के बाद 5 0, मतलब 1 लाख। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस of nucleus is 1 lakh times smaller than radius of atom। मतलब एक न्यूक्लियस कितना छोटा होगा पता है, इधर एक डॉट दिखाई दे रहा है, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। एक और एग्जांपल दूं, मान लो आप एक क्रिकेट स्टेडियम देख रहे हो। आपका ये पूरा जो स्टेडियम है ना, इतना, ये जो पूरा ग्राउंड है, मान लो ये पूरा ग्राउंड एक एटम है। और यहां पे बीच में अगर एक छोटी सी गोटी पड़ी है, गोटी समझते हो, गोटी खेला था बचपन में, ऐसा ऐसा टिक टिक टिक, मार्बल्स, मार्बल जिसको बोलते हैं, ठीक है, गोटी। ये आपका पूरा एटम है और बीच में एक गोटी पड़ी है, वो गोटी है न्यूक्लियस एंड बाकी पूरा एटम है।
एंड एटम कितना खाली है? 99.9999% एम्प्टी है। इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास मास ही नहीं है, नेग्लिजिबल मास होता है। और इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत दूर दूर होते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम चिपक के हैं, एक तो बहुत छोटे हैं। आपका एटम ना 99.9999% खाली ही है, कुछ नहीं है अंदर। छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटा, बाकी सब खाली है। मतलब आपकी बॉडी भी अगर आप देखो, आपके बॉडी में कितनी खाली जगह है पता है? 99.9999। आपके बॉडी के अंदर ये सारी जगह एम्प्टी है। एंड हमने सुना है ना ब्लैक होल बन जाता है अगर कोई स्टार कोलैप्स होता है। कोई स्टार जिसका लाइफ खत्म हो गया, उसका सुपरनोवा हुआ, फटा, और फटने के बाद कोलैप्स हुआ अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। तो जब वो कोलैप्स होता है, ब्लैक होल कब बनता है पता है? जब ये सारा एम्प्टी स्पेस है ना, वो ना बचे। मान लो आप सारे जितने भी न्यूक्लियस हैं, उन सारे न्यूक्लियसिस को दबा दो। आपके जितने भी एटम्स हैं, वो सारे एटम्स को आप एकदम चिपका दो, क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तब आप बोलोगे सिंगुलैरिटी बन गई है। और सिंगुलैरिटी होती है एक ब्लैक होल के अंदर। मतलब उसकी डेंसिटी इनफाइनाइट है, ग्रेविटी इनफाइनाइट है, अलग ही फिजिक्स है। समझ रहे हो? आपके अंदर इतनी सारी जगह खाली है, कुछ नहीं है। अगर वो सारी जगह आप दबा दो, पूरा कॉम्प्रेस कर दो, तो आप भी एक ब्लैक होल बन जाओगे, सिंगुलैरिटी बन जाओगे। छोड़ो, काफी फिलोसॉफिकल बातें हैं, थियोरेटिकल बातें हैं, हाइपोथेटिकल बातें। सोचो इसके बारे में, आपको मजा आएगा सोच के। चलो आगे चले। तो रूथरफोर्ड भाई साहब ने क्या क्या बताया? ही पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। न्यूक्लियर मॉडल मतलब इन्होंने पहली बार ये शब्द यूज किया कि अंदर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियस कितना छोटा है? 1,00,000 टाइम छोटा है एटम के रेडियस से। ठीक है। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। सारा का सारा मास किधर है? न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं इस प्रकार से। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं घूमते। आप जितना आगे आगे पढ़ोगे ना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, पागल होते जाओगे। आप जितना एटम को समझने जाओगे ना कि इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसा होता है, कहां होता है, उतना आप पागल बनते जाओगे। जितना क्वांटम मैकेनिक्स में घुसते हो, दीवाना बना देगा आपको, पागल कर देगा। ठीक है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, है ना 11th में। अब यहां पे कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं। ड्रॉबैक ऑफ रूथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये मॉडल फेल क्यों हो गया? उन्होंने क्या बोला? द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू स्टेबल। मुझे बताओ, ये वीडियो देखो आप एक बार फिर से। मान लो बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, बीच में ये न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो आपको पता है घूमते 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 उनकी स्पीड बढ़ेगी, एक्सेलरेट करेंगे, और एक्सेलरेट करते 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 वो न्यूक्लियस के अंदर ही चले जाएंगे। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। घूमते घूमते एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट होते होते इट विल रेडिएट एनर्जी। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन द चार्ज्ड पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते जाएगा, लूज करते जाएगा, एंड धीरे धीरे उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा छोटा होते जाएगा। द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है। तो अकॉर्डिंग जैसा मॉडल रूथरफोर्ड ने बताया कि बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं तो एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करेंगे तो घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, एटम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटम तो स्टेबल है। एटम कोलैप्स होता है क्या? नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स कोलैप्स हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो ये मॉडल यहां पे फेल होता है। न्यूक्लियस है ये बराबर बात है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही घूम रहे हैं, ये गलत बात है। तो यहां पर आते हैं एक और साइंटिस्ट, नील्स बोर। इन्होंने भी अपना मॉडल ऑफ एटम बताया 1913 में। नील्स बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब क्या? पॉइंट्स अबाउट द मॉडल ऑफ द एटम। क्या बताया इन्होंने? कि ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं घूम सकता, जहां मर्जी आया गार्डन में घूम रहा है, नहीं। स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होती हैं, स्पेसिफिक पाथ होता है जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब मान लो
शेल्स बोलते हैं हम इनको, है ना, इसको मैं के शेल बोलूं, इसको एल बोलूं, तो के और एल के बीच में डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है यहां पे आपको कोई इलेक्ट्रॉन घूमते हुए नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही पाए जाएंगे। एंड जब while revolving in discrete मतलब separate and specific, while revolving in specific orbit the electrons do not radiate energy, जब ये ऑर्बिट में घूमते हैं, इनकी जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है वहां पे ये एनर्जी लूज नहीं करते, एंड एटम कैसा रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। एंड ये जो ऑर्बिट है, ये जो शेल्स हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स, क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स। ये जो डिस्टेंस है यहां पे बीच में आपको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे घूमते हुए, गार्डन में घूमते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स दे आर कॉल्ड एज एनर्जी लेवल्स। तो बीच का आ गया आपका न्यूक्लियस, पहला जो एनर्जी लेवल है जिसको हम के शेल बोलते हैं। एन मतलब क्या, बेसिकली उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है इसको, एन। पहला शेल एन इज 1, दूसरा शेल एन इज 2, तीसरा शेल एन इज 3, चौथा शेल एन इज 4। एन मतलब बेसिकली उसका नंबर पकड़ लो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, चौथा, ऐसे और भी होते हैं। ऐसे कितने भी शेल्स हो सकते हैं, एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कितने भी शेल्स हो सकते हैं, लेकिन 118 ही एलिमेंट है, ठीक है। और शेल्स भी कितने हमने देखे हैं, कितने शेल्स देखे हैं, क्यू तक 7 शेल्स। आपके पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड हैं, तो 7 शेल्स ऑब्जर्व हुए हैं, 7 से ज्यादा शेल्स नहीं देखे गए हैं, ठीक है। के एल एम एन ओ पी क्यू, इसका एन क्या है, 1 है, इसका एन क्या है, 2, N3, N4, N5, N6, N7, यहां तक ऑब्जर्व हुआ है, N7 तक 7 शेल्स, ज्यादा से ज्यादा 7 पीरियड हैं, तो 7 शेल ऑब्जर्व किए गए हैं, उससे ज्यादा शेल्स इस दुनिया में अब तक देखे नहीं गए। अगर कोई एलिमेंट बनता है 119th एलिमेंट, तो उसके अंदर शायद एक और शेल आए, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर शेल भी आ सकता है। अगर ऐसा कोई एलिमेंट आगे जाके डिस्कवर होता है फ्यूचर में, 119th एलिमेंट उसके अंदर हो सकता है, मे बी। एनीवे, ये सब आगे की बातें हैं, फ्यूचर की बातें हैं। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई, ठीक। अब हमने क्या क्या बोला है, देखो, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स भी कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। प्लस और माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मतलब बेसिकली प्लस और माइनस क्यों बोला है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, वैसे ही प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये चार्जेस याद रखना, ठीक है, स्टार कर रहा हूं इसको, कि एक इलेक्ट्रॉन पे और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सेम चार्ज होता है, सिर्फ ऑपोजिट रहेगा उसका वैल्यू, उसकी साइन ऑपोजिट रहेगी, ठीक। चलो अब और कुछ बेसिक्स देख लेते हैं फटाफट। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट किस सिंबल से करते हैं, जेड से। इसको मैं कैसे याद रखता हूं, नंबर का एन है ना, उसको मैं अगर आड़वा करूं तो जेड हो जाएगा, एन को आड़वा किया तो एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। यहां पे मैं कार्बन की बात करूं तो उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, न्यूट्रल एटम, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे बैलेंस करने के लिए, बराबर। पहले शेल में 2 होते हैं। अच्छा, शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं ये भी हम देखेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल। पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 होते हैं ना, मैक्सिमम कैपेसिटी 8 की होती है, लेकिन यहां पे 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले में 2 दूसरे में 4। तो ये जो अरेंजमेंट है 2,4, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट डिस्क्राइब्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द शेल, ठीक है। अच्छा, फिर मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, यहां पे 6 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों के ऊपर मास होता है,
दोनों के पास मास होता है, इनको ऐड करो 6 और 6 कितने हो गए 12, तो ये हो गया इसका एटॉमिक मास नंबर। इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एक बात और बताऊंगा आपको, मास नंबर एंड एवरेज एटॉमिक मास, इसमें फर्क है। मास नंबर अलग चीज है और एटॉमिक मास या फिर एवरेज एटॉमिक मास ये अलग चीज है। ये आपको मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है या फिर सिंपली एटॉमिक मास क्या है एंड एटॉमिक मास नंबर। मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है। तो यहां पे क्या है 12। तो देखो मास नंबर हमेशा, ये आपका सिंबल हो गया, सिंबल मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा। एजी ओजी एजी ओजी लोजी सुनोजी, हमेशा याद रखना, ए ऊपर जेड नीचे, एजी 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 ओजी, ए ऊपर जेड नीचे, ठीक है। ऐसे चलेगा काम। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दो, मान लो हाइड्रोजन लिख रहे हो आप, तो उसका एटॉमिक मास कितना है 1 है, एटॉमिक नंबर भी कितना है 1। हीलियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, एटॉमिक मास कितना हो जाता है 4 हो जाता है। 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर कितना है 2 है। तो ऐसे आप लिखोगे किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलो फिर पीरियोडिक टेबल की अगर मैं छोटी सी बात करूं तो यहाँ पे 118 एलिमेंट हैं, सारे के सारे डिस्कवर हो चुके हैं। ये आपका एस ब्लॉक है जिसमें ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आ जाता है, ठीक है। फिर ये आपका पी ब्लॉक है जिसमें 13 से लेके 18 ग्रुप आते हैं, 13 से लेके 18। फिर ये डी ब्लॉक हो गया यहाँ पे जिसके अंदर 3 से लेके 12 ये ग्रुप आते हैं, एंड नीचे एफ ब्लॉक हो गया जहां पर लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज आती है, बराबर है। अब एक और बात आपको अगर छोटी सी बता दूं, एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है इनको हम नॉर्मल एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एंड एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। थोड़े से नाम याद रखो, बाकी कोई चिंता वाली बात है क्या, नहीं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ठीक। चलो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगा, शेल्स की जो कैपेसिटी होती है वो कौन से फॉर्मूला से डिसाइड की जाती है, 2n²। एक एटम ले लो, यहां पे हमने क्या लिया है, एटम के अंदर क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और बाहर शेल्स होंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द शेल होल्ड, तो ये जो फॉर्मूला है 2n², द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड ब्यूरी। अब यहां पर कहीं पे मैं शेल बोल रहा हूं, कहीं पे मैं ऑर्बिट बोल रहा हूं, इन दोनों में भी फर्क होता है थोड़ा, ठीक है। शेल आपका के है, उसके अंदर सब शेल्स आते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल आता है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा। बहुत बच्चे पूछते हैं ना ऑर्बिटल्स क्या हैं, फिर ऑफ-बो प्रिंसिपल। हम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं कि सोडियम है उसको हमने ऐसे लिख दिया, सोडियम को मैंने 2,8,1 ऐसे लिख दिया, लेकिन इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसको आप 1s2 2s2 2p6 3s1 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या है, ये कैसे लिखा जाता है, इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको कल वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। जहां पे हम ऑफ-बो प्रिंसिपल देखेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स कैसे फिल होते हैं, ये सारी बातें आपको कल बताऊंगा, ठीक है। ये जो तरीका है लिखने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप 11th में जाओगे ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। ये हो गई ऊपर वाली बच्चों वाली हो गई 281 282 283, ये छोटे बच्चों वाला हो गया। अब हम थोड़े बड़े हो गए तो हम ऐसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 3s2 जो भी है। तो ये बिग बॉय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल देखेंगे ऑफ-बोस प्रिंसिपल के साथ। चलो तो इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का जनरल फॉर्मूला क्या है, 2n²। पहला शेल के शेल का n क्या होता है, n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बेसिकली वो क्या बता रहा है, कौन से शेल की बात कर रहे हैं। n अगर 1 है तो k शेल की बात हो रही है, n अगर 2 है तो l शेल की बात हो रही है, 3 है तो m, 4 है तो n। n क्या बताता है, कौन सा नंबर का शेल है, एंड उसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोला जाता है, ठीक है। चलो के शेल इसका n क्या है 1, 2 × 1 का स्क्वायर
तो के शेल की कैपेसिटी 2 हो गई, ये हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर ऐसे ही एल शेल आ गया सेकंड, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 4 जा 8, 8 हो गई कैपेसिटी सेकंड शेल की। वैसे ही थर्ड शेल 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 9 जा 18, एन शेल 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 16 2 जा 32। तो इस प्रकार से मैक्सिमम कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। पहले शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, दूसरे शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8, तीसरे की मैक्सिमम कैपेसिटी 18, चौथे की मैक्सिमम 32। ऐसी बात है, ठीक है। सो फार सो क्लियर, सो फार सो गुड। आगे चलते हैं, चलो 1 to 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट लिख लेंगे। हाइड्रोजन में कुछ नहीं है, हाइड्रोजन में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ब्रैकेट में 1 लिखना है, बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में 2 लिखोगे, एक ही शेल है, ये पहला पीरियड है, पीरियड का जो नंबर होता है उतने शेल होते हैं एटम के अंदर। अभी सेकंड पीरियड में लिथियम, सेकंड पीरियड है तो 2 शेल होंगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2,1 लिखोगे, पहले शेल में 2, दूसरे में 1 जाएगा। फिर बेरिलियम क्या लिखोगे, 2,2, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2। फिर बोरॉन 2,3। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है शेल के अंदर, वही शेल फिल हो रहा है, ठीक है। फिर कार्बन में 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 एंड 2,8। अब नियॉन में बताओ 2,8 हो गया, सेकेंड शेल भी पूरा फिल हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो नियॉन, ये ग्रुप 18 कौन है आपका, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। अब ये लोग रिएक्शन दिखाते हैं क्या, नहीं, ये लोग किसी भी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, इनकी वैलेंसी क्या रहेगी, 0 रहेगी, बराबर है, बिकॉज हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। वैसे सोडियम की बात करें, थर्ड पीरियड की बात हो रही है, तो अभी इसके पास कितने शेल आ गए, 3 शेल आ गए, ठीक है। तो यहां क्या रहेगा, 2,8,1, 12 है तो 2,8,2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8, ठीक है। आर्गन की बात की, आर्गन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो स्टेबल हो गया। अब आप बोलोगे, बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि सर थर्ड शेल कौन सा है, KLM, एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 18। एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 होती है, लेकिन आर्गन में आपने 8 भरा तो 8 के बाद 9 आना चाहिए। लेकिन हम जब एटॉमिक नंबर 19 की बात करते हैं पोटेशियम की, तो हम उसको फिर 2,8,8,1 लिखते हैं। तो वो 1/4 शेल में क्यों जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे शेल में क्यों गया, तीसरे शेल में उसको हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसको हमने 2,8,9 क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे भी रीजन है। इसी के लिए आपको क्या समझना पड़ता है, ऑफ बो प्रिंसिपल, ऑर्बिटल, ये सब कुछ समझना पड़ेगा, जो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। 2,8,1 हो जाता है, फिर कैल्शियम क्या हो जाता है, 2,8,8,2 हो जाता है। कैल्शियम के बाद कौन आता है पता है, चौथे पीरियड में। अब यहां पर आएगा बराबर स्कैंडियम, फिर ये 13th ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं कौन सी बात कर रहा हूं, अब मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूं। कैल्शियम के आगे डी ब्लॉक में कौन आता है, ठीक है, डी ब्लॉक में ये तो सब पी ब्लॉक का है ना, 13 से लेके 18 ये पी ब्लॉक का बात हो गया। अब मैं डी ब्लॉक की बात करूंगा, कैल्शियम के आगे कौन है, पीरियोडिक टेबल ही दिखाना पड़ेगा क्या, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, छोड़ो। डी ब्लॉक में स्कैंडियम आएगा, एटॉमिक नंबर 21, उसका हम लिखेंगे 2,8,9,2, ऐसा हिसाब रहेगा। तो यहां पे फिर से वो थर्ड शेल फिल होना स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, ये सारी बातें कल देखेंगे, ठीक है। मजा आएगा कल के वीडियो में, कल कुछ नया सीखोगे आप। ये भी आज भी काफी कुछ रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं आपको, रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ये सब भी बताया मैंने। चलिए लास्ट में बात करेंगे वैलेंसी की। नोबल गैसेस में बताओ, हीलियम के पास इसका डुप्लेट कंप्लीट है, ठीक है, डुप्लेट कंप्लीट है, ये स्टेबल है, ये रिएक्शन में पार्ट लेता नहीं है, इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। उसी तरह नियॉन की बात करेंगे, 2,8 बराबर है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, KL, एल शेल फिल हो चुका है पूरी तरह, तो ये दोनों स्टेबल हैं, ठीक है। तो इनका जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है या फिर इनका जो वैलेंसी है वो 0 है। मुझे बताओ, किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो वो नोबल गैसेस की तरह ऑक्टेट बनाने की कोशिश करता है या फिर डुप्लेट बनाने की कोशिश करता है,
ठीक है, इसको हम ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। ऑक्टेट बन जाएगा तो एटम आपका स्टेबल हो जाता है, ऐसी बात है, बराबर है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होना है तो उसको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ता है। तो उसी के लिए एलिमेंट क्या करते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू गेन, या तो आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हो, या तो लूज कर सकते हो, या तो शेयर कर सकते हो। गेन करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, लूज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटायन बनेगा, शेयर करोगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एटम टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बेसिकली ऑक्टेट बना के स्टेबल बनना है। इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह कंबाइन हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है। अब यहाँ पे सोडियम, मुझे बताओ, इसको अगर स्टेबल होना है तो ये अपना ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको ये लूज कर सकता है, लूज करेगा तो ये सोडियम क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, 2,8 हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम का कैटायन बनेगा। उसी तरह मैग्नीशियम 2,8,2, इसको स्टेबल होना है, ऑक्टेट बनाना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, 2,8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होती है वैलेंसी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। ठीक है, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2। अब यहाँ पे 1 to 20 एलिमेंट्स की फटाफट हम वैलेंसी एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन, अगर इसको स्टेबल होना है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है या फिर गेन भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी बेसिकली हम 1 पकड़ते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, H+ भी बन सकता है, यहां पे लिख दूं H+ भी बन सकता है। हाइड्रोजन कैटायन, इसको आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का कैटायन, या फिर आप उसको सिर्फ प्रोटॉन भी बोल सकते हो। बिकॉज मुझे बताओ, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाए तो क्या बचता है, सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ है ही नहीं। ठीक है, एंड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके माइनस भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड एनायन। हाइड्राइड एनायन, इसको अच्छे से लिखूं, समझ में आए, हाइड्राइड का एनायन भी बन सकता है। ठीक, चलो और बात करता हूं थोड़ी आपसे। हीलियम वैलेंसी 0 है, डुप्लेट कंप्लीट है। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो वैलेंसी 1 है। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। बोरॉन क्या करता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये जो उसका 3 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो लूज नहीं करेगा, शेयर करता है। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द शेल। तो बोरॉन क्या करता है, शेयर करके कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाता है, वैलेंसी 3 हो जाती है। कार्बन भी शेयर करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाएगा, वैलेंसी क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, गेन भी कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, तो वैलेंसी क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, वैलेंसी 2। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग भी बताता है, वैलेंसी 1, नियॉन की 0। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम 3 लूज कर सकता है, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। अब बात ऐसी है ना कि एल्यूमिनियम के ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो उनको निकालना आसान है। बोरॉन का 3 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, तो उसको निकालना मुश्किल है। एल्यूमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो Al3+ कैटायन बनता है ना, Al3+। चलो, सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो अब ये शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग दिखाता है सिलिकॉन, वैलेंसी 4। फॉस्फोरस 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, शेयर भी कर सकता है, वैलेंसी 3। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ऑक्टेट बनाने के लिए, या फिर शेयर भी कर सकता है, तो वैलेंसी 2। क्लोरीन की वैलेंसी 1, आर्गन की 0। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वैलेंसी 1। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, वैलेंसी 2। ठीक है, 1 to 20 एलिमेंट्स की वैलेंसी आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, सिंबल्स आपको आने चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक है, ये 10th स्टैंडर्ड का बेसिक है। इसके आगे आपका 11th आएगा, ये तो बेसिक्स है। ठीक है, 10th तक ये हो चुका है। ठीक है, लास्ट यहां पे बात करूंगा, मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाए तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम कैटायन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको हम एनायन बोलते हैं। तो ये कुछ एनायंस हैं, सोडियम का, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, और यहां पे उनकी वैलेंसी भी दी हुई है, वैलेंसी 1 वाले, वैलेंसी 2 वाले, वैलेंसी 3 वाले।
ठीक है। पॉलीएटमिक आयंस भी होते हैं NH। अब ये बताओ, ये मोनो एटमिक है, मोनो एटमिक, एक एटम का आयन के Ag Cu Mg Ca Zn Fe, मोनो एटमिक। ये भी हाइड्रोजन, हाइड्राइड, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, O माइनस, S माइनस, S2 माइनस, तो ये मोनो एटमिक हो गए। वैसे ही पॉली एटमिक भी है जिसमें दो से ज्यादा एटम्स है ना, NH4, OH माइनस, NO3, HCO3, CO3, SO3, SO4, PO4। इतने आपको आने चाहिए, ये तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। इसको लर्न करने का तरीका, एक तो आप वैलेंसी आरती गा सकते हो, आरती आपको दी हुई है, ठीक है। एंड दूसरा, मैंने फ्लैश कार्ड्स भी बनाए इसके, तो ये फ्लैश कार्ड्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ऑक्साइड का ये आपको कहाँ मिलेगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आपको पूरा पीरियोडिक टेबल भी याद करना है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक पूरा, तो उसकी भी मैंने एक ट्रिक दी हुई है, उसका भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। तो वैलेंसी कैसे याद करते हो, लर्न करना पड़ता है थोड़ा। ऑक्साइड क्या है, 2 माइनस, O2 माइनस होता है और उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। सल्फाइट SO3 2 माइनस, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। फिर ये थोड़ा लर्न किया हुआ है, ये लोड नहीं हुआ। अच्छा, क्लोराइड Cl माइनस, वैलेंसी बन रहेगी, ठीक। वैलेंसी विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, वैलेंसी कभी माइनस में नहीं होती। चार्ज माइनस में हो सकता है, Cl माइनस हो सकता है, हाइड्रोक्साइड माइनस हो सकता है, लेकिन वैलेंसी विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। 1 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 0 वैलेंसी हो सकती है हीलियम की, नियॉन की, लेकिन बाकी नेगेटिव वैलेंसी नहीं होती। चार्ज नेगेटिव हो सकता है, हाइड्रोक्साइड -1 चार्ज है, वैलेंसी 1 है। नाइट्रेट NO3 माइनस, चार्ज माइनस है एंड वैलेंसी 1 है। एल्यूमिनियम 3+, तो वैलेंसी क्या है, 3 है। मैग्नीशियम 2+, वैलेंसी क्या है, 2 है। नाइट्राइड N3 माइनस, वैलेंसी 3। फॉस्फेट PO4 3-, वैलेंसी 3। कैल्शियम Ca2+, वैलेंसी 2। आयन वेरिएबल वैलेंसी, अच्छा वेरिएबल वैलेंसी क्यों आती है वो भी आपको बताऊंगा, चाहिए तो आयन का, कॉपर का, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमने की, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी कहानी कल कंटिन्यू करते हैं, केमिस्ट्री में बहुत कुछ और देखना बाकी है। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।